जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। कल काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि गौरवशाली इतिहास को सभी को याद रखना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नैतिकता, आदर्श, धर्म और मोक्ष जैसे भारतीय आदर्श नूतन और पुरातन के विभाजन से ऊपर हैं। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा, आचरण और जीवन में चिर पुराण और चिर नवीन का समन्वय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेडलिस्टों में छात्राओं की अधिक संख्या विकसित भारत का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने कल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि विद्यार्थियों को विद्यापीठ के गौरवशाली इतिहास को हमेशा याद रखना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं जल संवर्धन के बाद उन्होंने 14 मेधावियों व 2 खिलाड़ियों को विशिष्ट मेडल तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए। कल वाराणसी में ही प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि भविष्य में हमारे युवा दुनिया के कई देशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बुलाए जाएंगे, क्योंकि उन देशों की आबादी बूढ़ी हो रही है। हमारे युवाओं को हर तरह से पारंगत होकर ऐसे अवसरों के लिए तैयार रहना चाहिए। कुलापति के तौर पर काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने युवाओं को भविष्य की राह दिखाई और चुनौतियों को अवसर में बदलने की प्रेरणा दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि 102 वर्ष पूर्व स्थापित गौरवशाली एवं ऐतिहासिक विद्यापीठ में राष्ट्रपति की गरिमामय उपस्थिति सभी के लिए गर्व की बात है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जीवन संघर्ष, समृद्ध सेवा और अनुकरणीय सफलता प्रत्येक भारत को प्रोत्साहित करती रहती है। कल मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भारत में विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता खो दी है और उन्होंने अनुच्छेद 370 पर अंतिम व्यवस्था दी। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 370 पर अपने फैसले में कहा कि भारत का संविधान देश में संवैधानिक शासन के लिए एक पूर्ण संहिता है। अनुच्छेद 370 असमित संघवाद की विशेषता थी, न कि संप्रभुता की। उन्होंने कहा कि विलय पत्र के निष्पादन और 25 नवंबर 1949 की उद्घोषणा जारी होने के बाद, जिसके द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था, जम्मू कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य की संप्रभुता का कोई तत्व अपने पास बरकरार नहीं रखा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसले में माना कि अनुच्छेद 367 को संशोधित करने की सीमा तक संवैधानिक आदेश 272 अनुच्छेद 370 के शक्ति के अधीन है, जबकि सीओ 272 द्वारा किए जाने वाला बदलाव पहली नज़र में अनुच्छेद 367 के समान प्रतीत होता है। वह यह प्रभावी रूप से 370 को बदल देता है। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है। देश के सभी राज्यों के पास विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं, भले ही अलग अलग स्तर पर हों। उन्होंने कहा कि राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण अनुच्छेद 370 एक अंतरिम व्यवस्था थी। तथ्यों से यह संकेत मिलता है। पीठ ने कहा कि संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। जम्मू कश्मीर संविधान सभा का उद्देश्य एक अस्थायी निकाय था। उन्होंने कहा, जब संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया तो जिस विशेष शर्त के लिए अनुच्छेद 370 लागू हुई थी उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, पर राज्य में स्थिति बनी रही व इस प्रकार यह प्रावधान जारी रहा। जस्टिस संजीव खन्ना ने इसमें अपने फैसले में कहा है कि अनुच्छेद 370 का कभी भी स्थायी चरित्र
नहीं था और जम्मू कश्मीर में इसे एक संक्रमणकालीन प्रावधान के रूप में लागू किया गया था। आपको बताते चलते हैं कि यह मामला था कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए ये लागू किया था। अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया और साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 22 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इन पर लंबी सुनवाई के बाद संविधान पीठ ने 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को सही ठहराने वाले मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए फैसले से जस्टिस संजय किशन कौल ने अपनी सहमति जाहिर की। उन्होंने अपना अलग फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 का उद्देश्य जम्मू कश्मीर को धीरे धीरे भारत के अन्य राज्यों के बराबर लाना था। इसके साथ ही उन्होंने मानवाधिकारों की जांच और रिपोर्ट के लिए आयोग गठित करने की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ में शामिल जस्टिस कौल ने जम्मू कश्मीर में कम से कम 1980 के दशक के बाद से सरकार और गैर सरकारी लोगों द्वारा किए गए मानवाधिकारों की जांच और रिपोर्ट के लिए सच्चाई और सुलह आयोग गठित करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी पर ऐतिहासिक बोझ है और वहां रहने वाले लोग कई दशकों से चल रहे संघर्षों के शिकार भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की एग्रोस्टिक योजना के तहत सभी 75 जिलों में रबी फसलों की ई खसरा पड़ताल यानी डिजिटल सर्वे का कार्य 1 जनवरी से शुरू होगा। 15 जनवरी तक चलने वाले डिजिटल क्रॉप सर्वे के दौरान हर खेत के सर्वे का निर्णय लिया गया है। खरीफ फसल के दौरान पहली बार हुए डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत 21 जिलों में पूर्ण रूप से जबकि 54 जिलों में 10-10 गांवों में सर्वे का कार्य किया गया था। सर्वे का कार्य 1 जनवरी से शुरू होगा। डिजिटल सर्वे को 45 दिनों में पूर्ण करने की कोशिश होगी। इस दौरान करीब 6.5 करोड़ गाटा संख्या का सर्वे किया जाएगा। डिजिटल सर्वे के डाटाबेस के आधार पर फसल संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कल एक अध्यापकों के लिए राहत भरी खबर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक निर्णय से आई है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नई पेंशन योजना लागू होने के बाद नियुक्त सहायक अध्यापक याचियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने का निर्णय दिया है। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि नई पेंशन स्कीम लागू होने से पहले के विज्ञापन से चयनित सहायक अध्यापकों को पुरानी पेंशन का लाभ अब मिलेगा। इसी के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार के इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया कि सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद की गई हैं, इस कारण वे नई पेंशन स्कीम में होंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार को नंदलाल यादव समेत कई अन्य याचिकाओं पर उन्होंने दिया है। आजकल लगातार आप देख रहे हैं कि तापमान में रोज गिरावट आ रही है। इससे सर्दी दिन व सुबह के समय बढ़ती चली जा रही है। हालांकि दिन में धूप की वजह से तापमान बढ़ जाता है, लेकिन सांस संबंधी बीमारियों के रोगियों के लिए यह बहुत कठिन समय है। जिला अस्पताल के ओपीडी में कल लगभग 1600 नए रोगियों के पर्चे बनाए गए। इसमें औसतन 1000 मरीजों पर देखा जाए तो करीब 150 रोगी जोड़ दर्द से परेशान आ रहे हैं। वहीं 150 मरीज सांस संबंधी बीमारी के पहुंच रहे हैं। इसके अलावा सर्दी, जुकाम, बुखार आदि विभिन्न बीमारियों के मरीज दवा लेने के लिए वहां पे पहुंच रहे हैं और उनको मरीजों को इंतजार भी करना पड़ रहा है। हरदोई जिले के मल्लावा में संडीला से कन्नौज जाने वाले मार्ग पर राधेपुर के आगे सड़क पर बैसवा गांव में गोवंश खुलेआम घूम रहे हैं और बेसहारा गोवंश झुंड के झुंड बनाकर सड़क पर चलते हैं। इससे वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ ये जो गोवंश हैं उनको दुर्घटनाएं भी उनकी होने की संभावनाएं बन जाती हैं। अब प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि हर जिले का एक स्कूल मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय बनाया जाएगा। प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प में लगी शासन अब हर जिले के एक विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में उच्चीकृत करेगी। इसके लिए विद्यालय चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इन विद्यालयों को सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाएगा।
यह विद्यालय हर जिले में एक मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित होंगे। मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में उन विद्यालयों का चयन करने के निर्देश दिए हैं जहां पर शौचालय, पेयजल, बिजली व्यवस्था, रसोई घर, क्लासरूम, चहारदीवारी आदि मूलभूत सुविधाएं हैं। साथ ही वह जिला या तहसील मुख्यालय के पास स्थित होना चाहिए। स्कूल में न्यूनतम 200 बच्चे के नामांकन के साथ विकास के लिए पर्याप्त जगह होगी। उन्हें ही मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए चयनित किया जा सकता है। हरदोई में बिजली विभाग की ओर से की गई खुदाई में पाइपलाइन कई जगह पे क्षतिग्रस्त हो गई है और इससे एक बड़ी आबादी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में हर घर नल से जल योजना के तहत मोहल्लों में ओवर टैंक और वाटर लाइन बिछाई जा रही है इस समय, और शहर के कई मोहल्लों में ओवरहेड टैंक और अंडरग्राउंड वाटर लाइन डलवाने की वजह से रास्ते जो हैं वो क्षतिग्रस्त हैं। जल निगम नगरीय की ओर से परियोजना नगर पालिका परिषद को हैंडओवर भी की जा चुकी है और नगर पालिका परिषद की ओर से ओवरहेड टैंक से कई मोहल्लों में आबादी को जलापूर्ति करने की इस योजना पर कार्य किया जा रहा है। हरदोई नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विनोद सिंह सोलंकी का कहना है कि ओवरहेड टैंक की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। वह बड़ी मात्रा में लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण टीम लगाकर इसे दुरुस्त कराया जा रहा है और उन्होंने कहा है 1-2 दिन में पानी की आपूर्ति शुरू करा दी जाएगी। परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को हरदोई में भारतीय संस्कृति व इतिहास से परिचित कराया जाएगा। इसके लिए इन्हें प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। जिले के 200 विद्यार्थियों को इसके लिए चुना गया है। परिषदीय विद्यालय के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हीं में से यह भी योजना का एक अंग है। हरदोई जिले में बंजर होते जा रहे खेत को फिर से उपजाऊ कैसे बनाया जाए और उनमें पूर्ण क्षमता से फसलें लहराएं, इसके लिए डीसीएम श्रीराम फाउंडेशन 25,000 किसानों को जागरूक कर उन्हें गोबर व कृषि अवशेषों के कंपोस्टिंग करना सिखाएगा। इससे तैयार खाद का इस्तेमाल कर मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की वृद्धि की जाएगी। यह काम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस के विशेषज्ञों की देखरेख में किया जाएगा। हरदोई की डीसीएम श्रीराम की 3 चीनी मिलें जिसमें हरियावा, लोनी और रूपापुर क्षेत्र के लगभग 400 गांव चिन्हित किए गए हैं। श्रीराम फाउंडेशन की ओर से यह काम उपजाऊ माटी परियोजना के तहत किया जा रहा है। पांडेपुर, भोरापुर, सैदपुर, तिमिरपुर, हरियावा व लोनी समेत चिन्हित सभी 400 गांव के लगभग 25,000 किसानों को कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। पूरा कार्यक्रम फिनिश सोसाइटी के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। अमूमन गोबर व कृषि अवशेषों से कंपोस्टिंग करने पर 5 से 6 महीने में खाद तैयार होती है, लेकिन उन्नत तकनीक से 30 से 45 दिन में कंपोस्ट तैयार कराई जाएगी। फाउंडेशन के आनंद सिंह ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य है कि खेतों में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़े, खेत उपजाऊ हो और कम से कम रासायनिक खाद का इस्तेमाल हो। अधिक से अधिक किसान जुड़ें, इसके लिए गांव में रात्रिकालीन चौपाल भी लगाई जाएंगी। हरदोई जिले में अमृत योजना के अंतर्गत घर घर पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम तो किया जा रहा है, लेकिन जिन सड़कों व गलियों की पाइपलाइन डालने की खुदाई की गई है, उन सड़कों और गलियों की मरम्मत के नाम पर जिम्मेदार जो हैं वो बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। 2 वर्ष बीत गया है और उन गलियों में जहां पर ये पाइपलाइन डाली गई हैं वो क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन उनकी मरम्मत अभी नहीं हो पाई है। जल निगम हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है। कुल मिलाकर ये नगर वासियों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। नगर के अलावा यह कई गांवों में भी जहां पर पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं और गांव के अंदर के मार्गों को पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई की गई है, वो भी पूरी तरीके से, जहां पर आरसीसी रोडें गांव के अंदर हैं वो भी टूटी पड़ी हैं और लोगों को आवागमन में बहुत बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जल निगम को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे पानी के बहाने मुसीबत आ रही है, चलने के लिए रास्ते टूटे पड़े हुए हैं, उनका
जल्दी से जल्दी जो जर्जर गलियां हैं, सड़कें हैं, उनकी मरम्मत का कार्य किया जाना चाहिए। हरदोई सदर विधानसभा क्षेत्र में 52 सवायतपुर मार्ग से 52 कस्बे में विकासखंड कार्यालय तक मार्ग को ये बनाया जाएगा और तहसील व विकासखंड कार्यालयों को जोड़ने वाले मार्गों को 2 लेन बनाने की योजना बनाई जा रही है। हरदोई के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में लखनऊ रोड पर 100 पलंग चिकित्सालय बनाया गया है। वर्ष 2019 में इसका संचालन हुआ था। अस्पताल में आधुनिक मशीनें, अन्य संसाधन भी हैं। चिकित्सक से लेकर भरपूर स्टाफ भी तैनात है। कोरोना काल में तो स्टाफ का संचालन बंद रहा। 22 में फिर ओपीडी शुरू हुई और मरीज भी परामर्श लेने आ रहे हैं। मई 22 को यहाँ पर सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधाएं शुरू की गई थी। इसके लिए आधुनिक ऑपरेशन थिएटर के साथ 2 सर्जन और 2 अन्य 5 स्टाफ नर्सों की तैनाती की गई है। गर्भवतियों को ऑपरेशन की सुविधाएं सुचारू रूप से लेकिन फिर भी नहीं मिल पा रही हैं। अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 4 सिजेरियन ऑपरेशन ही फरवरी 2023 से 10 दिसंबर तक किए गए हैं। प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं को चिकित्सक न होने की बात कहकर उनको वापस भी जाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर रात में जब प्रसव के लिए कोई स्टाफ वहां नहीं रुकता, ऐसे में जब कोई दर्द से कराती हुई महिला वहां आती है तो उनको महिला चिकित्सालय या निजी चिकित्सालयों का ही सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सिजेरियन ऑपरेशन के लिए सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन और इसके अलावा स्टाफ नर्स सब कार्यरत हैं। इसके बावजूद सुविधाओं का अभाव होने की वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरदोई में माध्यमिक शिक्षा परिषद के परीक्षा केंद्रों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। जिले में अभी तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। अभी जो सूची सामने आई है उसमें 2 दर्जन विद्यालयों को हटाने की चर्चा की जा रही है। बार एसोसिएशन हरदोई के होने वाले चुनावों के मद्देनजर मतदाता सूची कल जारी कर दी गई। इस सूची में 1395 नाम दर्ज किए गए हैं। मतदाता सूची पर आपत्तियां भी अब दर्ज की जा सकेंगी। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी। बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव की घोषणा 5 दिसंबर को की जा चुकी है। इसी क्रम में मतदाता सूची सोमवार को प्रकाशित कर दी गई। सूची चस्पा होने के बाद बड़ी संख्या में अधिवक्ता सूची में अपना नाम देखते रहे। बार एसोसिएशन के महामंत्री आदर्श पांडे ने बताया है कि मंगलवार तक आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। 14 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उदयवीर सिंह भदौरिया ने बताया है कि जून में कई बार आम सभा की बैठक में यह निर्णय हुआ था कि हर अधिवक्ता को 1 वर्ष में 15 वकालतनामा खरीदना अनिवार्य है। आधार सीडिंग न होने की वजह से हरदोई के परिषदीय विद्यालयों के 26,000 बच्चों को इस बार ठंड में बिना स्वेटर विद्यालय जाना पड़ सकता है। इन्हें अभी तक स्कूल की ओर से मोजे भी नहीं दिए गए हैं। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM के अन्य संगीतमय कार्यक्रम।